विक्रम वैताल की कहानी। अब तक आपने देखा। मणिद्वीप नामक सुखी और समृद्ध राज्य में राजा माणिक वर्मा राज किया करते थे। राजा के विवाह के करीब 20 साल बाद उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सुधीर रखा गया। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा और राजा बूढ़े होने लगे। सुधीर के 20 वर्ष के हो जाने पर राजा को लगा कि राज्य का कार्यभार युवराज सुधीर को सौंप देना चाहिए। राजकुमार राजा की बात मान लेता है और अपने कक्ष में विश्राम के लिए चला जाता है। रात स्वप्न में उसे एक सुंदर स्त्री दिखती है। सुधीर की आंख खुल जाती है। मैंने बहुत सोचा और ये फैसला किया है कि विवाह या राजा बनने से पहले मैं अपना राज्य पूरी तरह देखना चाहता हूँ। तुम? आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें सपने में देखा और तभी से तुमसे प्रेम करता हूँ। अब तुम बोलो, मुझसे विवाह करोगे? मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? कौन गांव से आए हो? तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? मेरी बेटी से तुमने जो कहा, क्या तुम्हें शोभा देता है? तुम्हारा नाम क्या है? बताओ, बताते क्यों नहीं? इसके बाद सुधीर वापस मणिद्वीप चला जाता है। विक्रम, रत्ना प्रभा से विवाह के पश्चात राजा बन प्रजा की ओर अपने सारे कर्तव्यों का पालन करता है। अब बताओ विक्रम, सुधीर ने ऐसा क्यों किया? सच्चा न्याय। विक्रम ने एक बार फिर वैताल को बरगद के पेड़ से उतारकर कंधे पे डाला और साधु की ओर बढ़ चला। राजा विक्रम, मेरे विचार से तुम साधु की सहायता कर तो रहे हो, पर इस तरह बिना सोचे समझे दिए गए वचन और बोले गए शब्द अक्सर व्यक्ति के नाश का कारण बनते हैं। राजन, इस बात को समझने के लिए सुनो ये कथा। सुनाओ, सुनाओ, क्या कथा है? शिवपुर नगर में एक व्यापारी रामानंद रहता था। उसके 2 पुत्र थे, एक सुधाकर और दूसरा दयाकर। सुधाकर सुदर्शन पुत्र था, परंतु अधिक बुद्धिमान नहीं था, और वहीं दयाकर देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं था, परंतु एक बुद्धिमान पुरुष था। उसे व्यापार का संपूर्ण ज्ञान था। उसने अपने पिता के व्यापार को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। शिवपुर में एक और व्यापारी रहता था, जिसकी 2 पुत्रियां थीं, एक रमा और दूसरी शोभा। उस व्यापारी ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह रामानंद के पुत्रों से करने का निश्चय किया। रमा ने तो सुधाकर से विवाह करना स्वीकार कर लिया, लेकिन शोभा ने दयाकर के असुंदर होने के कारण विवाह करने से इनकार कर दिया। देवर जी, मेरी बहन शोभा ने आपका तिरस्कार किया, जिसकी वजह से आप उससे क्रोधित है। पर मुझे लगता है जैसे आप मुझसे भी नाराज हैं। पर मैं क्या करूं? शोभा मेरी छोटी बहन है। उसके भविष्य को लेकर मैं बहुत चिंतित रहती हूँ। भाभी जी, आप अपने मन से भय निकाल दें। अच्छा, आप ही बताइए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपके मन का भय दूर हो जाए और आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकें? आप आधा व्यापार और आधी संपत्ति अपने भाई सुधाकर के नाम लिख दीजिए। अरे आधी क्यों? मैं तो पूरी संपत्ति सुधाकर के नाम करने को तैयार हूँ भाभी जी। और बेचारे दयाकर ने ये करके भी दिखा दिया। राजन, व्यापार और संपत्ति सुधाकर के नाम कर दी। इतना अधिक धन और संपत्ति पाकर रमा और सुधाकर में आवश्यकता से अधिक अभिमान आ गया। घमंड में चूर उन दोनों ने दयाकर की उपेक्षा शुरू कर दी। भाई और भाभी का ये व्यवहार, लगता है अब मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं रह गई। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए।
मैं यहाँ से जा रहा हूँ भाभी जी। देखिए, ये हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। आप घर छोड़कर चले गए तो लोग व्यर्थ ही बातें बनाएंगे कि हमने आपको घर से निकाल दिया। आप कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। भाभी जी, आपको चिंता करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी आपसे प्रश्न करे तो आप उनसे कह दीजिएगा कि मैंने पूर्ण संपत्ति अपनी इच्छा से आपके नाम की है। मैं अपनी बुद्धिमता और समझ से धन अर्जित करने जा रहा हूं। धन कमाने के पश्चात ही वापस लौटूंगा। और जहां तक शोभा का मेरा तिरस्कार करने का प्रश्न है, तो मैं शोभा से भी अधिक सुंदर स्त्री से विवाह करूंगा। तो राजन, सुन रहे हो ना तुम? सुधाकर ने ये कसम खाई और निकल पड़ा घर से। वो बेचारा भूखा प्यासा जंगल में इधर उधर भटक रहा था कि उसे दो व्यक्ति घायल अवस्था में मिले, जिनका सारा धन डाकुओं ने लूटा था। ओ युवक, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम दयाकर है और मैं शिवपुर के एक व्यापारी रामानंद का पुत्र हूँ। मैंने पिता के स्वर्गवास के पश्चात सारी संपत्ति अपने भाई के नाम कर दी। अपनी मेहनत से धन कमाने का प्रण लेकर घर से निकला हूँ। मेरा नाम रत्नाकर स्वामी है और ये मेरा सेवक कुसुमाकर है। मेरा व्यापार बहुत फैला है, पर ईश्वर ने मुझे कोई पुत्र नहीं दिया जो इस व्यापार को संभाल सके। तुमने हमारी सहायता की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और मेरा व्यापार संभालो। मैं तुम्हें रहने की जगह भी दूंगा और मुनाफे का हिस्सा भी दूंगा। तो राजन, दयाकर ने व्यापारी की बात मान ली और उसके साथ बीजपुर चला गया। कुसुमाकर की पुत्री मनोरमा दयाकर की बुद्धिमता और मेहनती स्वभाव से प्रभावित हुई और मन ही मन उसे प्रेम करने लगती है। राजन, वही दूसरी और रत्ना स्वामी की बदसूरत पुत्री राजवती भी दयाकर की ओर आकर्षित होती थी और उनसे विवाह करने को इच्छुक थी। जब दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को अपने मन की बात बताई तो उन्हें पता चला कि वो दोनों एक ही व्यक्ति से प्रेम करती हैं। और ऐसे में मनोरमा ने मन ही मन सोचा, मैं एक सुंदर स्त्री हूँ, वही सुधाकर एक साधारण रंग रूप का स्वामी है। वो मेरा प्रस्ताव अस्वीकार नहीं कर सकता। और इधर राजवती सोच रही थी, मैं एक धनी परिवार की लड़की हूँ, वहीं दयाकर के पास अधिक धन संपत्ति नहीं है। अगर मैं उसके पास अपना प्रस्ताव भेजूं तो वो मना नहीं करेगा, क्योंकि चलते चलते उसने अपनी भाभी को वचन दिया था कि धनवान बनने के बाद ही घर वापस लौटेगा। राजवती और मनोरमा दोनों ने अपने अपने पिता को ये सूचना दी कि वो दयाकर से विवाह करना चाहती हैं। अपनी बेटियों की बात सुनकर कुसुमाकर और रत्ना स्वामी अपनी अपनी बेटियों का प्रस्ताव लेकर दयाकर के पास पहुंच गए। दयाकर ने थोड़ी देर विचार करने के पश्चात रत्ना स्वामी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कुछ दिन पश्चात दयाकर और राजवती का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। राजन तो बताओ राजन, दयाकर ने मनोरमा का प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं किया, जबकि वो सुंदर थी और राजवती सुंदर नहीं थी? क्या उसने ये विवाह धन संपत्ति के लालच में किया, क्योंकि उसने धनवान बनकर ही घर लौटने की सौगंध खाई थी? फिर उस सौगंध का क्या हुआ जो उसने ली थी कि वो शोभा से भी सुंदर स्त्री से विवाह करेगा?
राजवती से विवाह करके उसने सौगंध क्यों तोड़ दी राजन? बताओ बताओ राजन, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। अगर सही उत्तर जानते हुए भी गलत उत्तर दिया तो तुम्हारे सर के टुकड़े हो जाएंगे। राजवती से विवाह कर दयाकर ने बिल्कुल उचित किया। उसने राजवती से विवाह धन की लालसा में नहीं किया था। वो लालची नहीं था। इसका पता इस बात से चलता है कि उसने अपनी इच्छा से अपनी धन संपत्ति अपने भाई सुधाकर के नाम कर दी थी। और उसकी दयाशीलता का पता इस बात से भी चलता है कि जब उसने जंगल में रत्ना स्वामी और कुसुमाकर की सहायता की थी, जब डाकू उन्हें घायल छोड़ गए थे। इसलिए राजवती से विवाह करना उचित और धर्म संगत था। दयाकर को अपने कर्तव्य बोध का पूरा एहसास था। वो जानता था कि मनोरमा बहुत सुंदर है और उससे कोई भी विवाह करने को तैयार हो जाएगा, और राजवती से विवाह करने के लिए कोई आसानी से तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसका अति साधारण रंग रूप है। इसलिए राजवती से विवाह कर उसने अपना धर्म निभाया। और जहाँ तक उसकी सौगंध की बात है कि वो शोभा से भी अधिक सुंदर स्त्री से विवाह करेगा, तो वो कसम उसने क्रोधवश जल्दबाजी में खाई थी। अच्छे विचारों और उसके निर्णय ने उसका स्वागत किया और धर्म के पालन के लिए उसने राजवती से विवाह किया, मनोरमा से नहीं। राजन, तुमने एकदम सही उत्तर दिया है। मैं तुम्हारे इस उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। पर राजन, तुम बीच में बोल पड़े, इसलिए मैं पुनः बरगद के पेड़ पर जा रहा हूँ राजन, जा रहा हूँ। कल देखिए। विक्रम, अब मैं तुमसे सबसे बड़ा और कठिन सवाल पूछूंगा, पर उससे पहले ये कहानी सुनो। बहुत समय पहले दक्षिण पंथ में एक मांडलिक राजा राज किया करते थे, जिनका नाम था धर्मराज। उनका विवाह माल्टा की राजकुमारी के साथ हुआ तथा उनके एक सुंदर सी कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम रखा गया लावण्यवती। राजा धर्मराज के संबंधी उनसे ईर्ष्या करते थे और सदैव उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करते रहते। बीच रास्ते उन्हें डाकुओं के गांव से निकलना पड़ा, जहां पर डाकुओं ने उन पर हमला बोल दिया। राजा ने राजकुमारी और रानी को घनी झाड़ियों में छुपने के लिए कह दिया। डाकुओं से लड़ाई के बीच ही डाकुओं ने राजा को मार दिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.